हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे माइक्रोब्स के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में और वो हमें क्या नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर हम यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें तो अभी तक हमने क्या क्या बेनिफिट्स देखे। हमने कहा जो माइक्रोब्स होते हैं वो कर्ड के फॉर्मेशन में हमारी मदद कर रहे हैं, जिसमें हमने एक बैक्टीरिया का नाम देखा था जिसका नाम था लैक्टोबैसिलस। लेकिन हमने बात की कि जब यहाँ पे ब्रेड का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे हम एक ईस्ट का यूज कर रहे हैं जिसका नाम यहाँ पे है, जो ईस्ट कहाँ से बिलोंग करता है, वो करता है फंजाई से। नेक्स्ट हमने देखा जो मेडिसिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे हम फंजाई और जो बैक्टीरिया हैं उनका यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर इन्वायरमेंट को क्लीन करने की बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि डिकम्पोजर्स के भांति काम करते हैं, यानी कि क्या करेंगे, आप घटकों के जैसे कार्य करेंगे और जो भी जैविक कचरा होता है उसे क्लीन करते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इनहांस करते हैं। अब देखिए कैसे होती है। हमने कहा कि जब यहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो जैविक कचरे का अपघटन करते हैं, तब क्या होता है, वो जो जैविक कचरा है वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है और यही खाद क्या करती है, मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाती है, जिससे कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता या उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारे हमने क्या देखे थे, बेनिफिट्स देखे थे यहाँ पे किसके, माइक्रोब के। आपको क्या करना है, सबके एग्जाम्पल यहाँ पे लर्न करने हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे उन माइक्रोब्स के बारे में जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। देखिए, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने यही कहा था कि जो माइक्रोब्स होंगे वो दोनों प्रकार के होंगे, कुछ बेनिफिशियल होंगे तो कुछ हार्मफुल यहाँ पे होंगे। अब बेनिफिशियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कौन क्या क्या बेनिफिट हमें देते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। तो हार्मफुल माइक्रोब्स में हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि ये जो माइक्रोब है ये न सिर्फ मनुष्यों में बल्कि पेड़ पौधों में और अन्य जीव जंतुओं में भी क्या करते हैं, जो डिजीज है, बीमारी है, उसे उत्पन्न करते हैं। और इसी के बेस में हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आई थी उसमें हमने कहा था कि जो ह्यूमंस होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि मनुष्यों में किस प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बीमारी को कॉज करते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की कि जो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं वो मनुष्य में बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। हमने कहा था चिकन पॉक्स हो गया है, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, कॉमन कोल्ड हो गया है और कोविड-19 यहाँ पे हो गया है। सारी जो बीमारियां होती है वो माइक्रोब से होती है। प्लस हमने एक और बात की थी, हमने कहा था कि जो भी बीमारियां माइक्रोब के द्वारा उत्पन्न होती हैं वो क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल डिजीज का क्या अर्थ है यहाँ पे, कि जब भी हम किसी के संपर्क में आते हैं तो वो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है। देखिए, हमने आपने पढ़ा होगा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संक्रमित और असंक्रमित बीमारियों के बारे में। हमने कहा संक्रमित बीमारी वो है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है। अब उसके फैलने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। क्या क्या माध्यम है, हमने मेनली 3 माध्यमों के बारे में बात की थी। हमने कहा था एयर यानी कि हवा के द्वारा फैलता है, वाटर यानी कि पानी के द्वारा फैलता है और फूड यानी कि भोजन के द्वारा फैलता है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि वही बीमारियां फैलती हैं कि जो क्या होगा, रोगजनक जो उसमें बहुत सूक्ष्म जीव होगा। रोगजनक क्या होता है कि वो जीव जिसके द्वारा यहाँ पे बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिन्हें हम पैथोजन भी कहते हैं। अब क्या होगा कि बीमारियां कैसे हो रही है, यहाँ पे रोग जनकों के द्वारा होगी। जब एक रोग जनक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगा तभी वो दूसरे व्यक्ति में क्या करेगा, बीमारी को उत्पन्न कर सकेगा। इसका मतलब है जो पैथोजन है वो इजिली एक से दूसरे व्यक्ति में जा पा रहा है। और इजिली कैसे जा पा रहा है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, आसानी से हवा, पानी और भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, माइक्रोब्स के द्वारा ये जो बीमारियां हैं वो होती हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखे थे। हमने मलेरिया और डेंगू की बात की थी। तो यहाँ में दोनों में आपने क्या देखना है कि ये जो दोनों बीमारियां होती हैं ये उत्पन्न किसी और के द्वारा होती हैं और फैलाई किसी और के द्वारा जाती है। जैसे कि अगर हम मलेरिया के बारे में बात करें
अगर हम मलेरिया के बारे में बात करें, हमने कहा मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, और प्लाज्मोडियम कहाँ से बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। जब हम पढ़ रहे थे माइक्रोब्स की कैटेगरी के बारे में, हमने क्या देखा था? हमने बैक्टीरिया देखा था, वायरस देखा था, प्रोटोजोआ देखा था, फंजाई देखा था, एल्गी देखा था। अब ये जो प्लाज्मोडियम है कहाँ से बिलोंग कर रहा है? प्रोटोजोआ से बिलोंग कर रहा है। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? यहाँ पे मलेरिया नामक बीमारी को उत्पन्न करता है। अब इस बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का जो कार्य करेगा वो मॉस्किटो करेगा, जिसका नाम है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये जो मॉस्किटो है ये क्या करेगा? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो मलेरिया है उसे फैलाता है। ठीक है, सेम यही चीज हमने डेंगू में भी पढ़ी थी। हमने कहा था जो डेंगू है उसे कौन कॉज करता है? एक वायरस करता है जिसे हम फ्लैवी वायरस कह रहे हैं। कौन उत्पन्न करेगा? हमने कहा जो डेंगू है एक वायरस के द्वारा होता है जिसका नाम है फ्लैवी वायरस। लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके द्वारा फैलेगा? ये भी मॉस्किटो के द्वारा ही फैलता है और उसका नाम है फीमेल एडिस मॉस्किटो। दोनों में कंफ्यूज नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों मॉस्किटो हैं। और कैसे हैं? दोनों फीमेल मॉस्किटो। आपको नाम याद रखना है, मलेरिया फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के द्वारा फैलता है और डेंगू यहाँ पे फीमेल एडिस मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। चलिए, अब हमारे पास ये टेबल आई थी। उस टेबल में हमने जाना था कि कौन सी बीमारी, कौन सी डिजीज, कौन सा माइक्रोब यहाँ पे उत्पन्न कर रहा है और किसके द्वारा वो फैल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की, टीबी की हमने बात की है, जो कि हमने जाना कि जो टीबी है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है और एयर के द्वारा फैलता है। ठीक है, मीजल्स में हमने क्या कहा कि वायरस के द्वारा ये होता है और एयर के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स भी किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, ये भी हवा के द्वारा यहाँ पे क्या होता है? फैलता है। नेक्स्ट हमने पोलियो की बात की है, पोलियो भी वायरस के द्वारा होता है और ये भी हवा के द्वारा फैलता है। कोलेरा भी यहाँ पे बैक्टीरिया के द्वारा होता है और वाटर और भोजन के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट हमने टाइफाइड की बात की है, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है और पानी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? हेपेटाइटिस बी को देखा हमने, जो वायरस के द्वारा फैलता है और जो वायरस के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा यहाँ पे क्या होता है? फैलता है। मलेरिया में हमने अभी पढ़ा था कि जो प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होगा और मॉस्किटो के द्वारा ये क्या करेगा? फैलेगा। और लास्ट हमने बात की थी स्लीपिंग सिकनेस की, जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और एक फ्लाई के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, क्या कौन सी बीमारियां हैं? ये है ह्यूमन डिजीज। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरी टेबल आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सी बीमारी किस माइक्रोब के द्वारा होती है और संक्रमण होने के जो आपको अलग अलग जो मोड दिखेंगे वो आप आइडिया भी लगा सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है? पूरा इसे लर्न करना है। ये तो हमने देखा ह्यूमन डिजीज के बारे में। अब हमने पढ़ा था कि जो माइक्रोब होते हैं वो सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भी बीमार करते हैं। तो नेक्स्ट जो टेबल हमारे पास आएगी उसमें हम बात करेंगे यहाँ पे कि प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज होती हैं जो माइक्रोब्स के द्वारा होती हैं और किस प्रकार से वो फैलती हैं। तो यहाँ पे क्या है? उन डिजीज के नाम है, उन बीमारियों के नाम है जो कि प्लांट्स में होते हैं। यहाँ पे आपको पैथोजन के नाम दिए गए हैं, यानी कि रोगजनक के नाम दिए गए हैं, और लास्ट में आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया गया है, यानी कि कैसे ये बीमारी फैलती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिट्रस कैंसर की। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वहाँ पे क्या होता है? एक बीमारी लग जाती है, बैक्टीरिया के द्वारा वहाँ पे क्या होता है? उनमें बीमारी लग जाती है। ठीक है, जिससे कि सारे जो फ्रूट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और कैसे ये बीमारी फैल रही है? हवा के द्वारा ये बीमारी फैल रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम वीट की बात करेंगे, रस्ट ऑफ वीट। तो रस्ट ऑफ वीट कैसे होता है? यहाँ पे फंजाई यानी कि कवक के द्वारा हो रहा है और बीज या फिर हवा के द्वारा ये क्या होता है? फैलता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? हमने कहा येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। अब यहाँ पे जो भिंडी है, भिंडी भी किस में एक जो रोग लगता है जिसे हम क्या कह रहे हैं? येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, जो कि वायरस के द्वारा हो रहा है और फैलता किसके द्वारा है? इंसेक्ट के द्वारा फैलता है। आपकी बुक में आपको टेबल दी गई है, दो प्रकार की टेबल दी गई है। एक में आपको बताया गया है कि जो ह्यूमन डिजीज होती है वो किन किन सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रही है। सेकेंड, आपको ये भी बताया गया है कि जो प्लांट डिजीज है या पादपों में होने वाली बीमारियां हैं वो किस किस पैथोजन के द्वारा यहाँ पे हुई है। तो आपको दोनों ही टेबल यहाँ पे क्या करनी है? लर्न करनी है। इस टेबल को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं।
चलिए, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट हमने पढ़ लिए हैं, किसमें, प्लांट में भी और ह्यूमंस में भी। अब जो दूसरी नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो है फूड पॉइजनिंग। आपने देखा होगा फूड पॉइजनिंग यानी कि विषाक्त भोजन। आपने ये जो शब्द है फूड पॉइजनिंग, ये आपने सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि जिसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है उसे एडमिट तक करना पड़ता है। तो क्या होती है फूड पॉइजनिंग? सिंपल सी बात है, जब कोई भी व्यक्ति कोई दूषित भोजन ग्रहण कर लेता है या फिर बासी भोजन ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है, उसकी काफी तबीयत खराब हो जाती है, उसे वॉमिट होने लगते हैं, लूज मोशन होने लगते हैं और ऐसी कंडीशन वहां पे आ जाती है कि उसे एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो फूड पॉइजनिंग है कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें हमेशा संतुलित भोजन को ग्रहण करना है और ताजे भोजन को हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो बासी भोजन होता है, जो दूषित भोजन होता है, उसमें क्या होगा, माइक्रोब्स होंगे। फिर से हम यहाँ पे माइक्रोब्स की बात करेंगे क्योंकि ये वही माइक्रोब्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, जो भोजन है, जो हमारा फूड है, उसे खराब कर देते हैं। ठीक है, अब भोजन को ये खराब करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे वहाँ पे केमिकल्स वहाँ पे बन सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है और भी वहाँ पे चीजें बन सकती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। अब क्या हुआ, हमने भोजन रखा था, उसे काफी दिन हो गए हैं, वहाँ पे माइक्रोब्स हो सकते हैं, कोई भी माइक्रोब हो सकता है, चाहे यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया है, चाहे वहाँ पे फंगस हो गई है। अब क्या हुआ, इन माइक्रोब ने भोजन को खराब कर दिया है। ठीक है, और वो माइक्रोब ऑलरेडी उस भोजन में क्या है, उस फूड में प्रेजेंट है। अब किसी व्यक्ति ने वो दूषित भोजन ग्रहण कर लिया तो क्या होगा, एक तो उसकी बॉडी में वो सारे सब्सटेंस चले गए हैं जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को नहीं थी, जैसे कि कुछ एसिड, ऐसे इस प्रकार का एसिड चला गया होगा कि जो हमारी बॉडी को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। फिर इस प्रकार के माइक्रोब को भी हम कंज्यूम कर लेते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा जो पाचन तंत्र है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसे खराब करेंगे, हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए क्या हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, इसीलिए लूज मोशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे क्या होता है, ये गंभीर समस्या के रूप में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा हमें जो भोजन है, ताजे भोजन को हमें ग्रहण करना है और जो फूड होता है, जो भोजन होता है, उसे हम खुले में हमें नहीं रखना चाहिए। हमेशा जब भी भोजन को रखें तो ढक करके हमें रखना चाहिए। तो यही चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने क्या कहा, हमने कहा when the microorganism contaminate the food, they sometimes produce toxic substance which leads to tell ill health of a person consuming it and has a health problems like vomiting and needs to be taken to hospital। यानी कि क्या कहा गया है, जब सूक्ष्म जीव भोजन को दूषित करते हैं तो वे कभी कभी जहरीले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो इसे खाने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं और उल्टी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। ठीक है, यही बात हमने अभी तक की है। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया, हमने कहा दिस कंडीशन ऑफ कंज्यूमिंग फूड contaminated with microorganism is called food poisoning, यानी कि सूक्ष्म जीवों से दूषित भोजन के सेवन की इस स्थिति को फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। ठीक है, अब आप समझते हैं कि जो बासी भोजन है, जो दूषित भोजन है, उसे खाना कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, अब हमने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि जितना भोजन हमने बनाया हम एक बार में उसे खा जाएं, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम क्या करते हैं, लंबे समय तक के लिए बनाते हैं, जैसे कि अचार हो गया है, जैसे कि और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम क्या करते हैं, लंबे समय के लिए बना लेते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर हम हमारा भोजन ऐसे ही खराब होता रहे तो उसका क्या समाधान होगा, तो हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक आती हैं जिससे कि हम अपने भोजन को लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो कौन कौन सी वो टेक्निक होती हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आएगी वो आएगा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का संरक्षण। अब भोजन के संरक्षण में आपने क्या बात की, हमने कहा as discussed above contamination of food by microorganism leads to a change in the color and taste of food। ये यही कह रहे हैं कि जब भी क्या होता है कि भोजन जो है उसमें माइक्रोब आ जाते हैं और वो भोजन को जब दूषित करने लगते हैं तो क्या होगा, जो हमारा फूड है उसका कलर चेंज होगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है। ठीक है, यही हमने पढ़ा है कि जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है, सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन के संदूषण से भोजन के रंग और स्वाद में परिवर्तन होता है।
नेक्स्ट हमने कहा सेवरल मेथड्स कैन बी फॉलोड टू प्रिवेंट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक, सम ऑफ देम आर एस फॉलोज। यानी कि सूक्ष्म जीव के हमले को रोकने के लिए कई तरीकों का पालन किया जाता है, वे इस प्रकार है। अब हम अलग अलग वे पढ़ेंगे, अलग अलग टेक्निक पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम अपने भोजन का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है केमिकल मेथड, यानी कि रासायनिक विधि। अब जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि रासायनिक विधि अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ केमिकल्स का हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे जो कि हमारे भोजन को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। तो कौन वो केमिकल्स होते हैं, पढ़ लेते हैं। हमने कहा जनरली salt and edible oils are used to control their growth and these are termed preservatives. Examples salt in pickles and sodium benzoate in jams। यानी कि आमतौर पर लवण और खाद्य तेलों का उपयोग उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ऑयल का यूज करते हैं, हम नमक का यूज करते हैं जिससे कि जो माइक्रोब्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो रुक सके। तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। ठीक है, परिरक्षक का क्या मतलब होता है, प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि जो हमारे भोजन को प्रिजर्व कर रहे हैं, जो हमारे भोजन को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे परिरक्षक कहेंगे। एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या है, अचार में नमक हो गया है और जैम में सोडियम बेंजोएट हो गया। इससे क्या होगा कि लंबे समय तक हम इन भोजन को क्या कर सकते हैं, भोज्य पदार्थों को हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट करेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से हम केमिकल मेथड के द्वारा अपने भोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं। चलिए, तो आपने क्या करना है, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रिजर्वेशन मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। अभी तक हमने कितने मेथड पढ़े हैं, सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे केमिकल मेथड की। ये हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे केमिकल मेथड आया है। आपको ये ध्यान रखना है केमिकल मेथड में हम क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज कर रहे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड आएगा वो हमने कहा कॉमन सॉल्ट। अब हम यहाँ पे जो नमक है, जो कॉमन सॉल्ट है, उसे यूज करके अपना जो भोजन है उसे संरक्षित करेंगे। कैसे करेंगे, हमने कहा दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस वेयर मीट एंड फिश और सम फ्रूट लाइक रॉ मैंगो, टर्मरिन एक्सेट्रा कवर्ड विद सॉल्ट टू लास्ट देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड्स। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये एक आम प्रथा है जहाँ मांस, मछली या कच्चे आम, इमली आदि जैसे कुछ फलों को लंबे समय तक चलाने के लिए नमक से ढक दिया जाता है। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, केमिकल मेथड में हमने कुछ केमिकल्स का यूज किया। अब हम जो कॉमन सॉल्ट है उसका यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे करेंगे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मांस है, मछली है या जो कुछ कच्चे फल होते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, वहां पे नमक से ढक देंगे जिससे कि वो लंबे समय तक खराब ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आता है वो है शुगर। शुगर का यूज किस प्रकार से हम करेंगे, हमने कहा सम फूड आइटम्स लाइक जैम एंड जेलीज आर preserved in sugar which reduce the moisture to inhibit the growth of microorganism। यानी ये क्या बात कर रहा है, जैम और जेली जैसे कुछ खाद्य पदार्थों को चीनी में संरक्षित किया जाता है जो सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए नमी को कम कर देते हैं। अब आपको ये बात पता होगी कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो कहाँ उगते हैं, जहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर होती है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था, जब हमने चैप्टर नंबर 1 की हमने बात की थी, हमने कहा था कि जब हमने पूरी फसल को उगाया, अब हमने क्या कर दिया है, जो भी हमारी फसल थी हमने उसकी कटाई कर दी है। अब हमने उसे, जब हमने हमारे पास हमारा अनाज आ गया है, हमारा प्रोडक्ट आ गया, तो हमने क्या किया, हमने उसे स्टोर किया। क्योंकि क्या होता है, एक ही बार में हम यूज नहीं कर पाते हैं। वही बात है कि हम एक बार में ही जो सारा हमारा अनाज है उसे यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम उसे स्टोर करेंगे जिससे कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसे धीरे धीरे यूज करते रहेंगे। लेकिन हमने स्टोर करने से पहले क्या किया था, वहां पे हमने हमारा जो अनाज था, जो प्रोडक्ट था, उसे अच्छे से सुखाया था। अब हम सूखा इसीलिए रहे थे ताकि वहां पे क्या हो, कोई जो मॉइस्चर है वो ना रह जाए। क्योंकि अभी अभी जब हमने कटाई की है तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा, मॉइस्चर होगा। अब ये मॉइस्चर कहाँ से आया है ये भी आपको पता होना चाहिए। हमें पता है कि जो प्लांट है वो क्या करेगा, भोजन बनाने के लिए अपना क्या करेगा, जो जड़ होती है, पेड़ की जो जड़ होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगी। अब पानी को एब्जॉर्ब करेंगी तो क्या होगा, पूरा जो प्लांट है उसमें कहीं ना कहीं पानी की मात्रा प्रेजेंट होती है। चाहे हम स्टेम की बात करें, चाहे हम लीफ की बात करें, चाहे हम वहाँ पे
सीड यानी कि बीज की बात करें, सब में क्या होगा, पानी का कुछ ना कुछ अमाउंट प्रेजेंट होता है। अब हमने जब कटाई कर ली है तो अब उन बीजों में और पानी नहीं आएगा, क्योंकि वो जो सीड हैं वो अपने प्लांट से अलग हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अच्छे से उन्हें ड्राई करना है, अच्छे से सुखाना है, जिससे कि जो नमी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि वहां पे अगर नमी रहेगी तो क्या होगा, माइक्रोब्स वहां पे क्या होंगे, डेवलप हो सकते हैं। यहाँ पे हमें यही बात बताई गई है कि कुछ ऐसी चीजें जैसे कि जैम और जेली हो गई है, वहां पे हम क्या करते हैं, चीनी का यूज करते हैं, जिससे कि जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। मॉइस्चर खत्म हो गई है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे इजिली डेवलप नहीं हो पाएंगे, जिससे कि जो भोजन है वो संरक्षित रह जाएगा। ये देखिए, जो भी हम यहाँ पे टेक्निक पढ़ रहे हैं ये क्या है, कॉमन टेक्निक है, इन्हें हम अपने घरों में भी यूज कर सकते हैं और अपने जो खाद्य पदार्थ है उन्हें लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। तो ये जो हेडिंग है इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा और जो हमारे पास अन्य विधियां आती हैं जिसके द्वारा हम अपने भोजन को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, उसमें नेक्स्ट आता है ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो यूज्ड कॉमनली एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांट लिव इन सच कंडीशंस। दिस इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग पिकल्स। यानी क्या बताया जा रहा है, तेल और सिरका का जो उपयोग है आमतौर पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव ऐसी स्थितियों में नहीं रह सकते हैं। अचार बनाने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे भी तेल और सिरका हम यूज कर रहे हैं वहां पे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजिली वहां पे डेवलप नहीं हो सकते, इसलिए आपने देखा होगा तेल बनाने में हम ऑयल का यानी कि तेल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने कहा है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी गर्म और ठंडे उपचार। अब आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, या तो हम जो भोज्य पदार्थ है उसे इतना गर्म कर देते हैं कि उसमें जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं वो डेवलप ना हो सके, या फिर हम फ्रिज का यूज करते हैं। आप सभी ने देखा होगा हम फ्रिज का यूज क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं वो खराब ना हो। जैसे कि आपने क्या किया, आपने आटा गूथा, आपने वो फ्रिज में रख दिया है, दाल सब्जी बची हमने वो फ्रिज में रख दी है, जो फ्रूट्स होते हैं वो भी हम फ्रिज में रख देते हैं। इससे क्या होता है, टेम्परेचर या तो हम बहुत कम कर दें, देखिए दो ही कंडीशन हमारे पास आती है, हमने कहा या तो हम टेम्परेचर इतना कम कर दें कि माइक्रोब्स वहां पे इजिली डेवलप नहीं हो सके। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि हमने कहा था कि माइक्रोब्स किसी भी कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह जाते हैं, चाहे बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट हो चाहे बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट हो। तो ऐसा कैसे होता है कि हम फ्रिज में रखते हैं कुछ सामान को और वहां पे जो माइक्रोब है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसका क्या रीजन है, देखिए आपने देखा होगा अगर आप किसी चीज को बहुत दिनों तक फ्रिज में रखेंगे, चाहे आपने कितना भी टेम्परेचर कम कर दिया है, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो भोजन है उसे कुछ टाइम तक हम सही रख सकते हैं, कुछ टाइम तक हम संरक्षित रख सकते हैं। यानी कि अगर जिस भोजन को एक दिन तक सही खाने लायक रहना है उसे हम 2 दिन तक खाने लायक रख सकते हैं, सिर्फ इतना यहाँ पे फर्क होता है। वरना वहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा माइक्रोब्स वहाँ पे डेवलप होंगे और वो खाना वहाँ पे खराब होगा। ठीक है, तो हमने क्या बात की, हमने कहा अगर हमें भोजन को संरक्षित करना है, प्रिजर्व करना है, तो हम दो ही चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एक तो या तो हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम कर दें, या फिर हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इन्हांस कर दें, बहुत ज्यादा बढ़ा दें। जैसे कि आप सबने देखा होगा हम सभी क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं। क्यों दूध को हम गर्म करते हैं, हम भोजन के संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा कि जो भोजन है हमारा, बैठिए आप, हमने कहा सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को क्या कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं, दूषित कर लेते हैं, जिससे कि फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब हम अलग अलग क्या देख रहे हैं, टेक्निक देख रहे हैं, अलग अलग विधियां देख रहे हैं कि कैसे हम अपने भोजन को संरक्षित कर सकते हैं। उसमें हमने काफी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अभी हमने बात की है कि हम ऑयल और विनेगर यानी तेल और सिरका का यूज कर सकते हैं, पहली बात हमने कर ली है। सेकेंड हमने बात की है यहाँ पे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी जो भोजन है उसका गर्म और ठंडा उपचार हम करते हैं। आप सबने देखा होगा कि हम दूध को बॉईल करते हैं, क्यों बॉईल कर रहे हैं, जिससे कि उसमें जो माइक्रोब है, जो उसमें बैक्टीरिया है, जो कि क्या कर रहा था, यहाँ पे दही का निर्माण कर रहा था, वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सके। इसीलिए क्या होता है, जब हम दूध को बॉईल कर लेते हैं तो हमारा जो दूध है वो दही में परिवर्तित नहीं होता है, जल्दी नहीं होता है। देखिए अगर हम उस दूध को काफी दिनों तक रखेंगे तो वो क्या होगा, दही में परिवर्तित होगा, लेकिन कुछ टाइम लगाएगा।
और अगर हमें दूध को लंबे समय तक चलाना है तो हम क्या करेंगे, वहां पे उस दूध को गर्म करके रख देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं गर्म उपचार। इसी प्रकार से हम ठंडा उपचार कैसे करेंगे, हम यहाँ पे फ्रिज का यूज करते हैं। तो क्लास हमने यहाँ पे देखा, कुछ विधियां देखी जिससे कि हम अपने भोजन का संरक्षण कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको रिपीट करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।